हेलो फ्रेंड्स, लॉ अचीवर्स में मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा तथ्यों की सुसंगति से संबंधित प्रावधान जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 के अधीन बताए गए, किंतु मैं इसे खंड खंड करके आपको समझाऊंगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ सर्कल के माध्यम से तथ्यों की सुसंगति को विभाजित किया था, उसी में से आज मैं एक सर्कल आपके सामने लेता हूं। जैसे कार्य व घटनाएं, धारा 5 से 16 के अधीन क्या क्या प्रावधान किए गए, आइए हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। धारा 5 हमें बताती है कि न्यायालय में दो चीजों का साक्ष्य दिया जाएगा। न्यायालय में दो चीजों का साक्ष्य दिया जाएगा, विवादक और सुसंगत का, किसी अन्य का नहीं। अन्यों का नहीं। अब ये है क्या? साक्ष्य दिया जाएगा। किस किस का साक्ष्य न्यायालय में दे सकते हैं? कोई भी व्यक्ति न्यायालय में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे सकता है, किसी अन्य का साक्ष्य नहीं दे सकता। केवल विवादक और सुसंगत की बात न्यायालय में दी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा, ना ही बताया जाएगा और ना ही न्यायालय के द्वारा इसे एंटरटेन किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया धारा 5, अब हम देखेंगे धारा 6। रेस जेस्टे, रेस जेस्टे क्या होता है? एक ही समार का भाग। देखिए, जब कभी विवादक कोई तथ्य विवादक ना होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा है कि वह एक समव्यवहार से दूसरे समव्यवहार का पता लगाए, तो इसे पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार का भाग और रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि किसी रेप की पीड़ित लड़की के द्वारा अपने उसी हालत में भागते हुए अभियुक्त का नाम और उन परिस्थितियों को वर्णित किया जाता है जो कार्य और कार्य के साथ होने वाले घटनाक्रम को दर्शाते हैं, तो कथन और घटना के कृत्य अगर एक साथ मिला दिए जाएं तो एक ही समव्यवहार के भाग माने जाएंगे और धारा 6 के अधीन ऐसे कथन सुसंगत होंगे। अब हम देखेंगे धारा 7। धारा 7 में कहा गया है प्रसंग, प्रसंग को हम लोग अवसर भी कहते हैं। प्रसंग हेतु परिणाम, धारा 7, प्रसंग अवसर। सपोज दैट कि किसी घर में कोई नौकर है जो मालिक की बीमारी के बारे में जानता है, उसे पता है कि ये शाम को दूध के साथ नींद की गोली खा लेंगे और ये सो जाएंगे। ऐसे में वह नौकर घर में शाम को सोने के बाद चोरी करता है और चोरी करने के बाद चला जाता है, तो ये दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर होगा कि उसके पास उचित अवसर था, उसे इस बात की जानकारी थी। हेतु क्या है? हेतु मन की वह दशा जो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, वह हेतु कहलाती है। परिणाम कि जिन तथ्यों के द्वारा हम किसी कृत्य को करना चाहते थे, परिणाम स्वरूप उसी कृत्य को हमने किया, वह कार्य परिणाम स्वरूप होता है। तो देखिए, प्रसंग हेतु परिणाम से जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे वो सुसंगत होंगे धारा 7 के अनुसार। होल्ड। धारा 8 के अधीन हमें 3 बातें बताई जाती हैं और हमें ये 3 बातें ही ध्यान रखनी है।
पूर्व पश्चात का आचरण। हेतु तैयारी पूर्व पश्चात का आचरण धारा 8 के अधीन सुसंगत होगा। धारा 9, जिसके अधीन हमें शिनाख्त परेड की बात की गई है। वैसे तो शिनाख्त परेड कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किंतु उत्तर प्रदेश में शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जाएगी। आइए धारा 10 के दिन हमें बताया गया है कि षड्यंत्रकारी किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें जो होंगी वो सुसंगत होंगी धारा 10 के अनुसार। धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्ली ऑफ एलाइबाई का सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम लोग अन्यत्र उपस्थिति के नाम से भी जानते हैं। यह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से असंगत तथ्यों को बताता है कि जो घटना को या किसी भी तथ्य को, विवादक तथ्य को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना सकते हैं। ऐसे तथ्य धारा 11 के अधीन सुसंगत होंगे। इसका तात्पर्य ऐसा है, यदि एक एफआईआर दिखाई गई और कहा गया कि दिनांक 15 सितंबर 2021 को अभियुक्त ए ने बी को मारा था, हत्या की थी। अब यह तथ्य कि जिस दिन ये घटना दर्शा रहे हैं वह दिल्ली में घटना हुई है, एफआईआर दिल्ली में हुई है, और उसी दिन उसी समय पर वह व्यक्ति कलकत्ता में अपना किसी परीक्षा का पेपर दे रहा था, तो उसके द्वारा यह दर्शित कर दिया जाएगा कि जिस दिन की घटना दर्शाई जाएगी उस दिन मैं दिल्ली में ही नहीं था, मैं कलकत्ता में था। और लगभग दिल्ली से कलकत्ता की दूरी जो 1400-1500 किलोमीटर की होगी, 1400-1500 किलोमीटर की दूरी को कोई भी व्यक्ति इतने अति अल्प समय में दूरी को कवर नहीं कर सकता। उसी समय एक व्यक्ति दो स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता। तो ये एफआईआर मनगढ़ंत और झूठी हमें प्रतीत होती है। इस ऐसे तथ्य जो घटना को अधिसंभाव्य अनधिसंभाव्य बनाते हैं, वे तथ्य धारा 11 प्ली ऑफ एलाइबी के अधीन अन्यत्र उपस्थिति का लाभ पाएंगे। अब हम देखेंगे धारा 12 क्या कहता है। धारा 12 में बताया गया है कि नुकसान की मात्रा को प्रभावित करने वाले जो भी तथ्य होंगे वो धारा 12 के अधीन सुसंगत होंगे। और धारा 13 में बताती है, जहां कोई भी प्रश्न अधिकार जहां कोई प्रश्न अधिकार या रूढ़ियों से संबंधित है, ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य दिया जा सकता है जो कि धारा 13 के अधीन सुसंगत होगा। धारा 14 के अंदर हमें बताया गया है कि आशय
ज्ञान उपेक्षा उतावलापन इनसे संबंधित तथ्यों का साक्ष्य शरीर या मन की स्थिति आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन, शरीर या मन की स्थिति को दर्शाने वाले जो भी तथ्य होंगे वो सुसंगत होंगे धारा 14 के अनुसार। धारा 15 में हमें बताया गया है आकस्मिक या साक्ष्य, क्या कोई कार्य एक्सीडेंटली हो गया या इंटेंशनली किया गया है, इनसे संबंधित जो तथ्य होंगे इनका साक्ष्य सुसंगत होगा धारा 15 के अनुसार। अब आते हैं धारा 16। देखिए, कारोबार के अनुक्रम में रखी जाने वाली पुस्तकें ये भी सुसंगत होती हैं इनसे जुड़ी हुई। जैसे घटना, किसी भी घटना के बारे में अगर हम ये कहें कि जिस दिन हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसी दिन कोई व्यक्ति घटना दिखाता है, तो वो तथ्य कि जिस कारोबार के अनुक्रम में पुस्तकें जो अटेंडेंस के लिए रखी जाती हैं वो सुसंगत होंगी धारा 16 के अनुसार। कारोबार के अनुक्रम में रखी जाने वाली पुस्तकें सुसंगत होगी धारा 16 के अनुसार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको धारा 5 से 16 का यह खंड समझ में आया होगा। और यदि किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी कुछ होती है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करके हमसे प्रश्न का उत्तर जान सकता है।